हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मजे में? सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे? आज मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को फिर से एक बार इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3 लेकर के आया हूं। याद करो, लेक्चर 1 और 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने तरह का होता है, मैटर क्या होता है, मैटर को कितने तरीका से क्लासिफाई किया जा सकता है, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, फर्मी स्टेट सब चीजों के बारे में बात कर ली थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने होमोजीनस, हेट्रोजीनस के बारे में बात कर लिया था। फिर लेक्चर 2 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गेलुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हर एक चीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं। जस्ट आज अपन एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एवोगैड्रो लॉ के साथ। अब ये एवोगैड्रो लॉ जो है, ये क्या चीज को बताने का काम करता है, या इसका जो खोज हुआ, या इस लॉ को देने वाले जो साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, इनके दिमाग में ये बात कैसे आई? आपको पता ही है कि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें अपन साइंस को फील करने की कोशिश करते हैं, और उस फीलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है बेसिक्स का क्लियर होना। जब आप अपने आप को साइंटिस्ट के जगह पे रख करके देखोगे और आप फील कर पाओगे कि हाँ, उस समय उसके पास किस प्रकार का सिचुएशन था और उस सिचुएशन को उसने किस तरीका से हैंडल किया, तब आपको हर एक चीज का बेसिक्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा उस सब्जेक्ट में। तो इस एवोगैड्रो लॉ की शुरुआत कहां से होती है? मैं चाहूं तो अभी इसका डेफिनेशंस लिख दूं, ये एवोगैड्रो लॉ क्या है, क्या स्टेटमेंट है उसका मैं बता दूं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सवाल उठता है कि एवोगैड्रो अभी तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ चुका था उस समय, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ चुका था उस समय, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ चुका था, गेलुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी मार्केट में आ चुका था। अब हुआ क्या, जब ये चारों लॉ आ चुके थे उस समय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बड़ी ही प्रचलित हो रखी थी, बहुत ही फेमस हो रखे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू डाल्टन साहब। तो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट है, बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, उनके मन में जिज्ञासा उठी, क्यों ना मैं भी एक अटेम्प्ट दूं इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में और मेरा भी कुछ योगदान हो। तो बर्जीलियस साहब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बहुत प्रभावित थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बड़ा प्रभावित थे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही नहीं बल्कि जितने भी चारों लॉज थे उनसे भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब हुआ क्या, उन उसके प्रभाव में आकर के उनके मन में ये क्या बोलते क्यूरियोसिटी जगी कि क्यों ना मुझे भी एक लॉ प्रपोज करना चाहिए। उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उन सभी लॉस को और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अच्छा से समझने की कोशिश की और उसके बेसिस में एक कंसेप्ट तैयार किया। और दिक्कत क्या हो गई बर्जीलियस साहब के साथ कि वो हड़बड़ी में वो लॉ दे दिए। और आप सभी को पता ही है कि जब कभी भी कोई हड़बड़ी में कोई काम करता है तो गड़बड़ी होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो जहां हड़बड़ी वहीं गड़बड़ी। तो बर्जीलियस साहब के साथ भी आगे चल करके कुछ ऐसा ही घटना घट गया। अब उन सारी चीजों को पढ़ते वक्त उन्होंने एक लॉ दे दिया। अब वो लॉ क्या था, वो लॉ बोल नहीं सकते उसको क्योंकि बर्जीलियस का वो हाइपोथेसिस था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं था। तो बर्जीलियस का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, वो एवोगैड्रो लॉ के जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन वो बाद में रिजेक्ट हो गया ड्यू टू सम रीजन। उन रीजंस को भी आज अपन डिस्कस करेंगे और हर एक चीज का आपको बारीकी समझ में आएगा। तो बर्जीलियस ने अपना जो हाइपोथेसिस दिया उसमें क्या कहा, बर्जीलियस ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया उसमें कहा कि इफ वी हैव कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को एक रखेंगे और वॉल्यूम को भी फिक्स कर देंगे, किसी एक कंटेनर का सेम कंटेनर को रख देंगे, दो कंटेनर अपन रख देंगे और दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे, और जैसे ही दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम को फिक्स किया उसमें गैस डाल दिए, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रख दिए, तो आपके पास तीनों कंडीशन क्या हो गए, फिक्स्ड। कौन कौन से, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, ये तीनों चीज क्या हो जाते हैं, वहां पर फिक्स हो जाते हैं। और अगर ऐसा कंडीशन अगर अपन प्रोड्यूस करते हैं तो उन दोनों कंटेनर में
जो गैसेस के एटम्स होंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या लाइन बोल रहा हूं, गैसेस के एटम्स होंगे वो सेम होंगे, ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। क्या कहा था? गैसेस के एटम्स सेम होंगे। मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस बात पे, आपको समझ में आएगा बारीकी। तो बर्जीलियस ने ऐसा कह दिया, लॉ नहीं, हाइपोथेसिस प्रपोज भी कर दिया लोगों के सामने, मार्केट में हड़बड़ी में, सब कुछ सही। अब गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि वो प्रभावित किससे थे? डाल्टन साहब से। ठीक है, प्रभाव में आने एक अलग चीज होता है, किसी को आइडियल मानना एक अलग चीज होता है, लेकिन उसको ही कंप्लीट तरीके से कॉपी करना, ये थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब डाल्टन के थ्योरी में एक बात तो क्लियर थी कि डाल्टन ने कहीं पर भी मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया था। उसने कहा था कि हाँ, एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, और वो एटम आपस में कंबाइन करके जो नया चीज फॉर्म करते हैं उसको कंपाउंड एटम्स कहते हैं। कंपाउंड एटम्स कहते हैं, ध्यान से सुनना, डाल्टन ने ये बात कही थी, कंपाउंड एटम्स उसको कहेंगे। लेकिन उन कंपाउंड एटम्स को वो जब डिफाइन करें, उनका नाम कंपाउंड एटम्स इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जो दो एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो रहे थे वो वहां पर सेम नहीं थे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन उसने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड एटम्स कहलाते हैं। ठीक, अगर सेम एटम भी कंबाइन हो रहे थे तो उसका भी नाम उसने कंपाउंड एटम्स रख दिया। अब यहां पर ये गड़बड़ी चालू हो गई, क्योंकि कंपाउंड को उसने क्लासिफाई किया था व्हेन टू डिफरेंट एटम्स कहने का मतलब दो एटम्स कब डिफरेंट होंगे? जब वो दो डिफरेंट एलिमेंट से आ रहे होंगे। तो कंपाउंड एटम्स का जो कंसेप्ट बना लोगों के सामने वो कैसा बन गया कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। ठीक, अब हुआ क्या? इसने कह दिया नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। मार्केट में कुछ दिनों तक चले, या थ्योरी ये चला। फिर एवोगैड्रो का नजर इस थ्योरी पे पड़ा, इस हाइपोथेसिस पे पड़ा, और इस हाइपोथेसिस को जब उसने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की तो उनको ये बात समझ में आया कि यहां पर एक नया टर्म देने की जरूरत है। यहां पर एटम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो उसने अपना एक लॉ दे दिया एवोगैड्रो ने, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हुए दिया था। ये बचपना बुद्धि में नहीं था कि हड़बड़ी में कोई को करना है। तो एवोगैड्रो साहब ने क्या कहा? बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर से बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और अगर ये तीनों कंडीशन सेम है तो उस वॉल्यूम ऑफ गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंडीशन में इक्वल होंगे, किसके? गैसेस का। कहां पर? उन कंटेनर्स में। अब ये थियरी उसने दे दी। अब इसको सपोर्ट देने के लिए, लॉजिकली सपोर्ट देने के लिए उसने इसको प्रूफ भी किया, और उस प्रूफ के दौरान कुछ और भी बातें नई नई निकल करके आती है, उन बातों को भी सीखेंगे जो प्रूफ के दौरान आया। बेसिकली उसने ये कहा था कि अगर प्रेशर टेम्परेचर को सेम रखेंगे, वॉल्यूम को भी सेम रखेंगे, तो उस वॉल्यूम में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनका मॉलिक्यूल्स का नंबर्स क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब डिफरेंस कहां आया बर्जीलियस के हाइपोथेसिस में और एवोगैड्रो लॉ में? बर्जीलियस सेम लाइन कह रहे थे, बस डिफरेंस क्या था? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जगह बर्जीलियस एटम्स वर्ड यूज कर रहे थे, जो कि गलत हो गया। अब सवाल उठा, जब ये एवोगैड्रो ने लॉ दिया तो बर्जीलियस ने पूछा, भाई मेरे से क्या गलती हो गई? मैंने भी तो यही बात कहा था, कहां गलती हो गई? तो एवोगैड्रो ने कहा, रुको मैं समझाता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। तुम्हारा जो ये क्यूरियोसिटी है अपने आप को गलत प्रूफ करने का, उसको मैं साबित करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर बर्जीलियस किस तरीका से गलत हो गया? तो मैं भी वही बात कहूंगा जो एवोगैड्रो ने कहा था, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, सब चीज का जवाब आपको मिलेगा। उससे पहले ये समझो कि उसने इस बात को किस तरीका से प्रूफ किया। तो आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या चीज का इस्तेमाल किया। इसको प्रूफ करने के लिए उसने एक इक्वेशन लिया, आइडियल गैस इक्वेशन, जो क्या था? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी था। सभी को पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल किया अपने लॉ को प्रूफ करने के लिए। अब इसको किस तरीका से उसने यूज किया अपने लॉ को प्रूफ करने के लिए, आओ देखते हैं। इसने कहा इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, अभी इसने वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया, इसने कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो क्या होगा? तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है,
ए, एक कंटेनर है बी। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि इन दोनों का वॉल्यूम्स सेम है, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी ए है और इसका वॉल्यूम क्या है, वी बी है। ठीक, मान लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने क्या कहा कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं ए के लिए, तो ये गैस का इक्वेशन क्या बनेगा, P इंटू वी ए इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसने कहा अगर बी के लिए मैं सेम इक्वेशन को लिखूं तो क्या होगा, P इंटू वी बी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। फिर इसने सेम इक्वेशन को लिख दिया। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है, क्यों, प्रेशर सेम है। यहां T है, यहां भी T है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। अब सुनना बात को, लेकिन यहां पर N और N सेम नहीं हो सकते, इसलिए उसने यहां पर Na लिखा और Nb लिखा। और जबकि यहां पर R तो सेम होना ही है, क्योंकि R क्या है, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, वो दोनों कंडीशंस में क्या होंगे, सेम ही होंगे। R का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है अनलेस आप यूनिट को चेंज ना कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका यूनिट सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो आपका ये दो इक्वेशंस निकल करके आ जाएगा। एवोगैड्रो साहब ने ये बात को कह दी लोगों को। अब सुनो, उसके बाद उसने क्या कहा एवोगैड्रो से, बोला सर इससे काम नहीं चलने वाला, और आगे बताओ क्या होगा। तो इक्वेट इस दोनों इक्वेशन को उसने क्या किया, डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड दे दिया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जैसे ही दोनों को डिवाइड दिया तो चीज क्या निकल करके आती है, ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, और ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा आपके सामने वो क्या आएगा, VA बाई VB इज इक्वल्स टू NA बाई NB होगा। अभी एवोगैड्रो लॉ प्रूफ नहीं हुआ, ये प्रूफ होने का सिलसिला उसने स्टार्ट किया है, और उस सिलसिले के दौरान कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आती है। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B विल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब सवाल उठता है सर ये मोल क्या है, अभी तो हमने मोल को सुना ही नहीं है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा सा तो जानकारी आपको होगा जब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे मोल्स को लेकर के। हाँ, डेप्थ में जानकारी धीरे धीरे मिलेगा, इस चैप्टर में ही मिलने वाला है आपको, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होगा तो आपको इतनी सी बात पता होगी बेटा कि मोल से होता है वो और कुछ नहीं, बस एक काउंटिंग नंबर है। ये एक तरीका का क्या है, काउंटिंग नंबर है। दिस इज यूज्ड टू काउंट व्हाट, इट इज यूज्ड टू काउंट द केमिकल इंटाइटीज, और जो कि ये केमिकल इंटाइटीज को काउंट करने में मदद करता है, देयरफॉर वी कैन सी दैट दिस इज अ काउंटिंग नंबर। तो ये और कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक तरीका से क्या कर रहा है, ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, नंबर्स को। यहां NO जो थोड़ा सा बड़ा लिख दिया हूं, उससे डरने की कोई बात नहीं बेटा, ये NO नो नहीं है, ये NO नंबर्स है। तो यहां से उसने एक बात और कंक्लूड की ड्यूरिंग हिज डेरिवेशन, व्हाट, the ratio of the volume of the gases are equals to the ratio of their moles, but when you should learn the conditions, लोग formulas याद तो रखते हैं, conditions याद नहीं रहती है, तो conditions याद रखना बड़ा ही important है। अब इस कंसेप्ट को जो उसने लाया, ये कहीं ना कहीं गे लुसेक से प्रभावित थे। कैसे, गे लुसेक ने क्या कहा था, जिस तरीका से आप मोल्स का रेशियो निकालते हो, जिस तरीका से आप मास का रेशियो निकालते हो, क्योंकि मास का रेशियो निकाल रहा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और मास के रेशियो के बेसिस में आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। और फिर उसने क्या किया था, उस नंबर ऑफ मोल्स को फिर फर्दर वॉल्यूम से कनेक्ट कर दिया था। लेकिन गे लुसेक का स्टेटमेंट याद करो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दूसरा कंडीशन क्या था, फॉर गैसेस, जब रिएक्टेंट भी गैस होगा, प्रोडक्ट भी गैस होगा। तो यहीं से ये बात प्रूफ होती है कि जहां पर मोल्स का रेशियो आप क्रिएट कर रहे हो, वहां पर वॉल्यूम्स का रेशियो भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन फिर वही दो, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी बात गैसेस होने चाहिए। ठीक, अब बोला ठीक है, मैं मान रहा हूं कि यहां पर मैंने पूरी तरीके से एवोगैड्रो लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आइए अब एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या था, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां तक तो काम हो चुका है। अब आगे क्या करना है, वॉल्यूम्स को भी इक्वल करना है, तभी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। अब सुनना बात को, फिर इसने क्या कहा, चलो बेटा वॉल्यूम को क्या करो, बेटा नहीं बोला वो तो मैं आपको कह रहा हूं, तो VA इज इक्वल्स टू VB कर दो। VA is equals to VB, क्यों, क्योंकि आगे का कंडीशन यही है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मस्ट बी इक्वल। तो जैसे ही VA is equals to VB किया, तो क्या निकल कर क्या आ गया, ये VA by VB is equals to NA by NB जो आप लिख रहे थे, ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि VA is equals to VB है, therefore
Na by Nb is equals to 1 and you will get an equation that is equals to Na by Nb is Na is equals to Nb हो जाएगा। ये इधर आ गया मल्टीप्लाई होकर के। अब देखो इनका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, सेम। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब उनका नंबर ऑफ मोल सेम हो गया, मतलब उनका नंबर्स भी सेम होगा। अभी भी आपको एक बात क्लियर नहीं होगी, आई नो दैट। वो कौन सी बात है जो कि आपको अभी भी खटक रही होगी, वो ये खटक रही होगी कि सर अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो बर्जीलियस ने एटम वर्ड यूज किया था वो क्यों गलत हो गया, वो आखिरकार गलत कहां था। फिर मैं बोलूंगा रुक जाओ थोड़ा देर, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि एवोगैड्रो ने किस तरीके से अपने लॉ को समझाया, लोगों के सामने में एक एक बात को रखा, लेकिन बर्जीलियस इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। बोले कि यार तुमने सब बात कह दी, ठीक है, नंबर्स को कनेक्ट कर दिया, सारी बातें सही है, लेकिन ये बताओ कि मैं एटम्स में कहां गलत हो गया। ठीक, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और मैं बताऊंगा कि ये थोड़ी सी चीजें आपकी छुप रही है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। आई होप आप सभी यहां पर लिख लिए होगे, और नहीं लिखे हो तो मैं इसको बगल में लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसने क्या कहा, पहला बात मोल परसेंट, यहां पर जो लिखा हुआ उसी को मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा वो हाइड हो गया बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंट। फिर क्या कहा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, फिर क्या कहा, वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू मोल रेशियो। रटना नहीं है, मैं एक एक चीज को प्रूफ करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखो, ये जो अब अपन नीचे से ऊपर उठेंगे ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि आपने जो अभी इक्वेशन हमने प्रूफ किया उसमें एक बात को देख लिया और सीख लिया और समझ लिया कि जो वॉल्यूम्स का रेशियोज आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द मोल्स। क्लियर है, तो ये बात तो प्रूफ हो गई। आओ देखिए कि मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे इक्वल है। आप किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, फ्रैक्शन निकाला जाता है, मान लो आपके पास दो चीजें हैं और दो चीजों में से किसी एक चीज का फ्रैक्शन निकालना है। मान लो एक कोई कोई ऑब्जेक्ट है और कोई बी भी एक ऑब्जेक्ट है और उनका नंबर्स अलग अलग है, तो आप क्या करते हो, मान लो बी का आपको निकालना है फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो आप क्या करते हो, बी का नंबर्स को ऊपर लिखते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ए एंड बी, कुछ इसी तरीके से आप फ्रैक्शन निकालते हो। तो यहां पर भी आप देखो तो आपके पास क्या है, बोल रहा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्रैक्शन, प्रूफ करिए। तो आपके पास एक कंसेप्ट तो है कि वीए बाई वीबी इज इक्वल्स टू एनए बाई एनबी होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जैसे ही इसमें संदेह की बात नहीं, तो मैं एक फ्रैक्शन निकाल के दिखला रहा हूं, वो बी का निकाल के दिखला रहा हूं, उसी तरीके से आप ए का भी निकाल सकते हो, इसको रेसिप्रोकेट करके, पहले रेसिप्रोकेट कर दो फिर आगे बढ़ाना, जैसा मैं अभी कर रहा हूं, ध्यान से देखना। VA by VB is equals to NA by NB, दोनों साइड में +1 कर सकते हैं आराम से अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, क्योंकि ये इक्वेशन है, जो इधर आप छेड़छाड़ करेंगे वही इक्वेशन के दूसरे साइड भी आपको उतना ही छेड़छाड़ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इधर +1 करेंगे तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर डिवाइड देंगे किसी नंबर से तो इधर भी उसी नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा। ये इक्वेशन का कंडीशंस होता है। तो VA by VB is equals to NA by NB, क्या करो दोनों साइड प्लस कर दो 1 को, तो ऊपर में बन जाएगा VA plus VB by VB is equals to NA plus NB by NB। अब देखो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, पलट दो, पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा, VB by VA plus VB is equals to NB by NA plus NB। अब ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो सेम है तो मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन भी सेम होंगे। अब यहां पर देखो ये VA by VB को अगर हम लोग VT नहीं लिख सकते टोटल वॉल्यूम, और NA by NB को क्या लिख सकते हैं, NT नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कि मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट कैसे सेम होगा, तो आप किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हो, फिर मैं बी का ही निकाल रहा हूं परसेंटेज, तो VB by VT करोगे टोटल वॉल्यूम इनटू 100, NA by NB करोगे NB by NT करोगे इनटू 100। अब बोलोगे सर 100 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखो, किसी भी इक्वेशन में जो काम LHS साइड में करोगे वही काम तुमको RHS साइड में भी करना होगा। तो अगर तुम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये जैसे ही तुम किए ये क्या बन गया, वॉल्यूम परसेंट, और ये क्या बन गया, मोल परसेंट। तो आई होप मैंने तीनों चीजों को प्रूफ कर दिया, सिर्फ रटवाया नहीं है।
ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये जो 3 चीजें निकल करके आई, ये समझ लो कि फायदा वाली बात हो गई। मतलब काम तो कुछ और करना जा रहे थे, लेकिन उस दौरान कुछ और भी फायदे वाली चीजें निकल करके आ गई, जो आगे आपको कभी भी हेल्प करती रहेंगी रेगुलरली इन योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें कह दी एवोगैड्रो ने। एक और बात निकल करके आती है एवोगैड्रो लॉ से, क्या निकल करके आती है पता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो वर्ड आप सुनते हो ना मॉलिक्यूल, इसको देने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट है ना वो एवोगैड्रो थे। और वो वर्ड कहां से जनरेट हुआ? ड्यूरिंग दिस लॉ प्रिपरेशन। मतलब ये जब लॉ का प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब ये लॉ बना रहे थे, मतलब एक वो ऐसा नहीं है कि लैब में बैठ करके बना रहे थे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बना रहे थे, वैसा नहीं है। ठीक है, जब इस लॉ को वो लिख रहे थे, इस लॉ को समझ रहे थे, इस लॉ को में लिख रहे थे, तब इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस किया मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? मॉलिक्यूल को उन्होंने, अब कंपाउंड एटम्स जो है वो पूरी तरीका से सही डेफिनेशन नहीं कह सकते हो। कारण क्या है? क्योंकि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, डाल्टन ने क्या समझाया था कि कंपाउंड एटम्स बहुत सारे मिलेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और उस ड्यूरेशन में जो कंपाउंड है वो अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। दिक्कतें कहां आ रही थी? ये एक ए का एटम है, ये एक बी का एटम है, ये दोनों जुड़ा, इसको उसने क्या कहा? कंपाउंड एटम्स। ठीक, देखो दिक्कत कहां आएगी? फिर यहां जुड़ा ए, फिर यहां जुड़ा ए, इसको भी इसने क्या कहा? कंपाउंड एटम्स का। ठीक, अब इसका नाम कंपाउंड एटम्स है, तो ये क्या चीज को बना रहा होगा? ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा? एलिमेंट का कि कंपाउंड का? ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड का। अब इसको भी अगर आप कंपाउंड एटम कह रहे हैं, तो इसको भी किस चीज का फॉर्मेशन करना चाहिए? कंपाउंड का। लेकिन सत्य बात यह है कि जब भी एक एलिमेंट के एटम्स जुड़ते हैं आपस में, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर ये बातें क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि आप इसके नाम में यूज कर दे रहे हो कंपाउंड, ये बात गलत होगी। इसके नाम में अगर आप कंपाउंड यूज कर दे रहे हो, इसका मतलब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा? वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कंपाउंड का। तो यहां पर ये गलती हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसने, एवोगैड्रो ने एक पॉइंट और इस लॉ को देते वक्त एक बात और कही कि इस नाम को चेंज करिए, और इस नाम के जगह पे एक नया नाम लाना जरूरी हो गया है अब, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो इसी तरीका का कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। आप कंपाउंड एटम्स बोलोगे, और जैसे ही वर्ड एटम्स, कंपाउंड एटम वर्ड यूज आ रहा है, उसमें कंपाउंड आ जा रहा है, और जैसे ही वर्ड ये कंपाउंड आ रहा है, आपके दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक करती है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, तो किसका होगा? कंपाउंड का होगा, जो कि सही नहीं था। सही क्यों नहीं था? क्योंकि ये किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बन रहा है? एलिमेंट का, और ये कंपाउंड का। तो इस नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया, बोला और सही एक नाम ले आते हैं, और उसने क्या नाम रख दिया उसका? मॉलिक्यूल्स। बोला मॉलिक्यूल वर्ड रख दीजिए। अब वर्ड मॉलिक्यूल हो जाने से क्या है कि मॉलिक्यूल एटम का, एलिमेंट का भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बन सकता है, और कंपाउंड का भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बन सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। दिमाग बड़े अच्छी तरीके से चलेगा अगर आप इनका नाम कंपाउंड एटम को हटा करके क्या रख देते हो? मॉलिक्यूल्स। इनको हटा करके क्या रख देते हो? मॉलिक्यूल्स रख देते हो। तो सोचिए, इस एवोगैड्रो लॉ के दौरान आपने सिर्फ एवोगैड्रो लॉ नहीं पढ़ा, बल्कि बहुत सारी राज की बातें आज आपको पता चली होगी। और वो राज की बातें क्या है? वो राज की बातें ये है कि जो मॉलिक्यूल का वर्ड आया वो आज आपको पता चला होगा ये कहां से आया। तो यही होता है साइंस का फीलिंग, यही होता है साइंस को समझने का तरीका। तो आई होप आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी, और उसने अपने बात को किस तरीका से रखा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल होगा, सर अभी भी वो बात क्लियर नहीं हो पा रही है। कौन सी बात क्लियर नहीं हो पा रही है? वही कि एटम के जगह मॉलिक्यूल क्यों ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आइए देखते हैं। देखो ये उड़ गया यार, कंसेप्ट को मत उड़ा देना अपने दिमाग से, बड़े मेहनत से समझा रहा हूँ, और एक एक चीजों को मैं बड़ा ही क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से होते रहे, है ना बेटा। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसने एक एग्जाम्पल दे करके समझाया। क्या समझाया? कि देखो, पहला बात बोल दिया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बर्जीलियस बोला
ठीक है, ये बात तो हम भी बोल रहे थे, इसमें मेरे और तुम्हारे, मेरे हाइपोथेसिस और तुम्हारे लॉ में क्या डिफरेंसेस है। बोला ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फिर बोला देखो सेम वॉल्यूम होना चाहिए, तो बोला सही है, आप सेम वॉल्यूम बोल रहे हो, मानते हैं, ये बात तो मैं भी कह रहा था। तो बोला कि देखो यहां पर आप कह रहे थे कि नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता हूं। ठीक, अब जैसे ही बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बर्जीलियस बोला मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मैंने अभी आपको समझा दिया। उसी तरीका से एवोगैड्रो ने भी उसको मॉलिक्यूल के बारे में समझा दिया कि आखिरकार मॉलिक्यूल क्या होता है। क्लियर। अब सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ऐसा किसने कहा था, एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो ने जो ये बात कही, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिख दिया, n इंटू Na। अब तुमको पता है Na किसके बराबर होता है, 1 मोल। तो अगर मान लो ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका मोल 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसने एक वेरिएबल मान लिया कि n मोल्स है, मान लो इसके भी n मोल्स है, तो n इंटू Na, इसके भी n मोल्स है, n इंटू Na हो गया। क्लियर है। तो n इंटू Na हो जाने से क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गया, ऐसा एवोगैड्रो ने कहा मेरे हिसाब से। अब तुम देखो, बर्जीलियस को बोला कि अब तुम देखो यहां पर तुमसे क्या गलती हो रही थी, यहां पर गलती ये हो रही थी, यहां पर गलती ये हो रही थी कि आपने आगे नहीं सोचा। अब सुनना, यहां पर n की जगह 0.5 कैसे आ गया, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो फॉर्मूला है, एक गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। ठीक है, मैं आगे जब मोल्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 22.4 बहुत सही नहीं है, लेकिन आज भी नीट के एग्जाम में या आईआईटी के एग्जाम में 22.4 का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। और कहां पर क्या इस्तेमाल करना वो मैं आगे चल करके बताऊंगा, इसलिए मैंने वो टर्म नहीं लाया यहाँ पर, क्योंकि फिर मुझे वो भी समझाना पड़ता है ये क्यों गलत है और वो क्यों सही है। ठीक है, तो अभी गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 से आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता आपको चल जाएगा। तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चल गया, तो यहां पर 11.2 गिवन वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 22.4, तो आंसर क्या आएगा 0.5। तो इस n के जगह पे क्या लिख दिया गया, 0.5 इंटू Na। ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका, हाइड्रोजन गैस का। इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक, आपको ये बड़ा और छोटा लग रहा होगा, लेकिन आओ इसको बराबर थोड़ा बनाने की कोशिश करें। ठीक, अब बोला चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपकी बातों के ऊपर। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो बोला सर कैसे निकालेंगे, तो आओ देखें। फिर बोला फॉर्मूला तो यही रहेगा, n इंटू Na और n इंटू Na। ठीक, तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कितने, 0.5 इंटू Na, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने, 0.5 इंटू Na। ठीक, अब बोला कि अगर नंबर ऑफ एटम्स का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 इंटू Na। यहां पर भी क्या हो गया, 0.5 इंटू 3 इंटू Na। अब यहां पर 0.5 इंटू 2, ये 2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये 2 क्या चीज को बताने का बात काम कर रहा है, ये 2 बता रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है। कैसे पता चला, अब यहां देखो H के नीचे 2 है, ये बता रहा है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 2। तो एक बात बताओ, अगर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कितना हाइड्रोजन का एटम होगा, तो जितना मॉलिक्यूल है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2, यूनिटरी मेथड लगाना है बस अपन को। यूनिटरी मेथड जानते हो, 10 का दाम इतना तो एक का कितना, तो 100 का कितना, उसी तरीका से। तो बोला कि एक मॉलिक्यूल में 2, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना, तो इतना मॉलिक्यूल्स में 0.5 इंटू Na इंटू 2। क्लियर। यहां से क्या पता चला, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, इसको थोड़ा सा सुधार लो, एटम्स। इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल गया। अब अगर पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 0.5 इंटू Na। ठीक, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो देखो 2 तो ऑक्सीजन के हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड के, दोनों को जोड़ दो तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। और 1 + 2 3, मतलब कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 0.5 इंटू 3 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे। पता चल गया। अब उसने एवोगैड्रो ने पूछा, भाई साहब बर्जीलियस साहब आप हमको एक बात बताइए कि आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ एटम सेम निकलेंगे, अगर वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा। अब यहां पर आपका ये जो लॉ है, ये आप बताइए कि यहां पर तो नंबर ऑफ एटम्स अलग आ रहे हैं। अब बर्जीलियस साहब चुप, शांति छा गया माहौल। जब आपकी बेइज्जती हो रही होती है तो आप शांत हो जाते हैं। बर्जीलियस साहब भी शांत। बोला अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो बोला
धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। आगे ये गलती कोशिश करूंगा कि ना हो। हर एक समझदार व्यक्ति की ये पहचान होती है कि अपनी गलती को वो पहचाने और आगे से उस गलती को ना दोहराए। तो आप भी बड़े समझदार हो, तो आप समझ गए होंगे कि बर्जिलियस साहब जो थे बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े और बोले कि एवोगैड्रो साहब आप ही सही हो, आपने अच्छी तरीका से इस लॉ को समझाया, मैंने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी थी और उस हड़बड़ी के कारण क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई। ठीक, अब इससे एक पॉइंट और निकल करके आया, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा नोट पॉइंट है, क्या कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रखते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमेशा सेम ही होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो। कभी भी ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके एटम्स भी सेम होंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, ये मतलब मत समझ लेना कि कभी भी सेम नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाए, लेकिन ऑलवेज आप नहीं बोल सकते हो कि एटम्स हमेशा सेम होंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब बोला सर एक ऐसा एग्जांपल देकर के बताइए जहां नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाए। मान लो इस कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे O2 होता, मान लो O2 होता क्वेश्चन में, तब O2 होता तो नंबर ऑफ मोल्स भी 0.5 ही आ रहे होते और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यही आ रहे होते। लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही होती तो यहां पर तुम 2 से मल्टीप्लाई किए, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है। और तो यहां पर भी अगर ऑक्सीजन होता कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे, तो यहां पर भी जो तुम नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करते, जो तुमने यहां पर 3 किया है, 3 इसलिए किया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 थे, लेकिन ऑक्सीजन के केस में यही कितने हो जा रहे हैं, 2। तो आप यहां पर फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एटम्स हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा सेम होंगे। तो इस हिसाब से बर्जिलियस साहब का कंफ्यूजन को दूर किया, और मैं ये आशा करता हूं कि मैंने आपका भी कंफ्यूजन को दूर किया होगा। तो आपको अच्छी तरीके से एवोगैड्रो लॉ आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, मैं ये सवाल को आप सभी के सामने पुट किए बिना मान नहीं सकता हूं, मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि ये सवाल जनरली बच्चों के दिमाग में आता है, और उसी सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब एक बात बताओ जरा सा, कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बड़ा होगा? जरा सा सोचिए, किसका वॉल्यूम बड़ा होगा, हाइड्रोजन H2 का कि CO2 का? तो आप बट ऑब्वियस बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बड़ा होगा, क्योंकि कार्बन ऐसे भी हाइड्रोजन के साइज के मुकाबले बड़ा है, ऑक्सीजन भी बड़ा है, और ऊपर से इन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 3 है, और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो हर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा होने वाला है। ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया। तो अब मेरा एक ये सवाल है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बड़ा है, मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यहां पर ये 4 अट पाया, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन का वॉल्यूम छोटा है, तो यहां 4 की जगह हो सकता है कि 6 अट जाए, 6 अट जाए। तो फिर एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से सेम हो सकता है? या तो एवोगैड्रो साहब गलत है, या तो आपको समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा और शानदार क्वेश्चन है। बड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा सा है, लेकिन फील नहीं कर पाते बच्चे, फिर यहाँ पर जाकर के रटना चालू होता है। यहीं से रटने की शुरुआत होती है, लेकिन मैं इस रटने की शुरुआत को यहीं पर जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मेरा सवाल है, कैसे? जैसा फील करो ऐसे, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक, अब मैं बताता हूं इसको, जरा समझना बात को। यहां पर जो वॉल्यूम बोला जाता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर असाइंड वॉल्यूम होता है, असाइंड वॉल्यूम। असाइंड वॉल्यूम कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ऐसे इसको फील कर सकते हो। फील करने के लिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि मान लो आपके पास 2 कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम्स इक्वल है, ठीक। अब दोनों का वॉल्यूम्स इक्वल है, तो उसने कहा कि अगर जब भी आप कभी भी टेम्परेचर और प्रेशर को सेम करते हो, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर को सेम करते हो, और इस कंटेनर का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ये कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो फर्दर सब वॉल्यूम्स में डिवाइड हो जाता है, सब वॉल्यूम्स में, और उस सब वॉल्यूम्स को असाइंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। बोला कि ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा सब वॉल्यूम्स के नाम पे। तो मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर है,
मान लो वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 50 एटीएम। ठीक, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है 50 एटीएम। तो एवोगैड्रो ने ये बात को फील कराया कैसे कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो पूरा वॉल्यूम था आपका, कंप्लीट वॉल्यूम था, ये फर्दर छोटा छोटा सब वॉल्यूम्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये हमको नजर कैसे आएगा? भाई ये इमेजिनेशन का खेल है। मानो कि यहां पर ये फर्दर डिवाइड हो गया और ये जो डिवाइडिंग है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। कि अगर तुम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे तो हो सकता है कि मान लो कि एक बड़ा होटल है और इस होटल में इतने सारे रूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 रूम्स मान लो क्रिएट कर दिया गया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा ये नंबर ऑफ रूम्स का जो गिनती है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी 20 है तो हो सकता है कि 18 हो जाए, हो सकता है 12 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए। उसी वॉल्यूम में ये फिर से डिवाइडिंग चेंज हो सकता है। ये डिवाइडेशन ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम वो चेंज हो सकता है। इसका वे तरीका जो है वो चेंज हो सकता है अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो तो। ठीक, फिर क्या हुआ? बोला कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते हो तो इनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा और इनका हर एक ये जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वो वॉल्यूम यहां पर भी रहेगा और वो वॉल्यूम यहां पर भी रहेगा। ठीक, अब ये रूम असाइंड हो चुका है हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए। तो अब एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वो इस रूम को नहीं तोड़ सकता है कभी भी। और ठीक उसी तरीका से हाइड्रोजन मान लो पतला है तो वो भी इस रूम को श्रिंक नहीं कर सकता कि नहीं मेरा कम है तो एक काम करो इस रूम को कम कर दो, मेरे लिए ये काम करो कि जो हम पतले हैं, बहुत कम साइज है मेरा, कम वॉल्यूम को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो मेरे लिए इस रूम को छोटा कर दो। तो हाइड्रोजन भी ये काम नहीं कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये काम नहीं कर सकता है। इस दोनों को वहां पर एडजस्ट होना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब ये दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यहां पर बताओ कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे? यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक। अब यहां पर भी देखो हाइड्रोजन के कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 इधर भी आ गए, टोटल 20 इधर भी आ गए। अब यहां जो 20 आए मॉलिक्यूल्स वो किसके थे? वो किसके थे? वो H2 थे। और यहां पर ये जो 20 मॉलिक्यूल्स आए वो किसके थे? वो कार्बन डाइऑक्साइड के थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप जो ये फील करते हो ना कि अरे इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, इसका वॉल्यूम कम है, ये कम जगह, ये ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहां पर हटा पाएगा, ये गलत है। इसको तुम एक और एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तुम किसी होटल में गए, अब उस होटल का जो रूम है वो तो फिक्स है। मान लो उस होटल का रूम क्या है? फिक्स है। और मान लो वो सारे रूम का प्राइस भी फिक्स है। तो सारे रूम का प्राइस जो फिक्स है उसके हिसाब से हर एक रूम जो है, हर एक रूम का जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स होगा। तो किसी रूम का साइज कम है और आदमी का साइज बड़ा है, ठीक है। अब आदमी का साइज कैसे बड़ा हो गया? तो बोलेगा सर एक आदमी कितना मोटा हो सकता है, रूम से बड़ा थोड़ी मोटा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि ग्रुपिंग है, ठीक है, 2 रूम्स है, 2 रूम्स लिया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का हर एक कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब सेम है। और एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं और एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं। अब 3 लोग क्यों रह रहे हैं? तीनों के 3 दोस्त है, तीनों दोस्त चाहते हैं कि हम एक साथ एक रूम में रहें। ठीक, अब यहां पर भी क्या हुआ? यहां 3 दोस्त है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन दोस्त है। बोला हम 3 दोस्त है भाई, रहेंगे तो एक ही रूम में रहेंगे। ठीक है, अब उनके लिए वॉल्यूम थोड़ा सा, जो रूम का वॉल्यूम था वो उतना एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन दोस्ती अच्छा है। ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ सकता, ऑक्सीजन कार्बन को नहीं छोड़ सकता, भाई दोस्ती है, कैसे छोड़ दे? एक रूम के चक्कर में छोड़ दे? तो ये चीज
नहीं भाई, आप बोला कि भैया एक काम करो, जो आपका एक रूम है हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, अब सवाल उठा हाइड्रोजन का, तो वहां पर दो दोस्त हैं, दो हाइड्रोजन एक साथ मिले हुए हैं, अब उसको भी वो एक रूम मिला, लेकिन अब उसके लिए क्या हो गया, यहां पर उसके लिए थोड़ा सा वॉल्यूम एज कंपेयर टू तीन लोगों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा, ये लोग फैल करके आराम से रह सकता है, तो बस रहने का अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि बताओ कितने ग्रुप्स रूम में मौजूद हैं, तो कितने ग्रुप्स हैं, एक रूम में जो एक होटल का रूम था उसमें भी एक ग्रुप था, तीन दोस्तों का था वो, और दूसरा जो रूम है उसी होटल में, उसमें कितना ग्रुप है, उसमें भी एक ही ग्रुप है। हाँ, वो बात अलग है कि ग्रुप्स में नंबर ऑफ पर्सन्स का संख्या चेंज हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, इसीलिए कहा कि ग्रुप्स हमेशा सेम होंगे। वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ही तो कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, बहुत जबरदस्त बॉन्ड होता है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर हमेशा सेम रहेगा। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाए, कि अगर आप ग्रुप में भी ये देखने लगे कि उस एक ग्रुप में कितने पर्सन है और दूसरे ग्रुप में कितने पर्सन है, तो देयर इज अ चांस कि उनके नंबर्स में चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा फिर से कि एक जो दूसरा ग्रुप था उसको कितना रूम मिला, एक, हम बोलेंगे जो दूसरा रूम था उसमें कितना ग्रुप था, तो तुम बोलोगे एक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सेम। अगर आप बाकी सारे कंडीशंस को सेम कर देते हो तो, और वो बाकी सारे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फील भी आया होगा कि आखिरकार क्यों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, इवन दो कि द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लार्जर। तो ये जो एवोगैड्रो लॉ है ये डिपेंड नहीं करता है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वो एक एटम का ग्रुप है, मतलब एक एटम का कोई ग्रुप तो बन नहीं सकता, मान लो एक एटम है कि दो एटम का ग्रुप है कि तीन एटम का ग्रुप है कि चार एटम का ग्रुप है, अगर वो अपना ग्रुप को बढ़ा रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किसी भी तरीका का रोल प्ले नहीं करता है, वो बोलता है तुमको जितना ग्रुप में मेंबर को शामिल करना है तुम कर सकते हो, एडजस्ट तुमको करना पड़ेगा, कि जगह नहीं मिला तो हो सकता है एक के ऊपर एक को सोना पड़े, वो तुम्हारी दिक्कत है। तो इसी तरीके से एवोगैड्रो ने हर एक बात को क्लियर किया, और आई होप आपको मजा आया होगा एवोगैड्रो लॉ को समझ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। दिस इज आवर लास्ट लॉ ऑफ दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो रिचर्ड थे, एंड ही गेव दिस लॉ इन 1792। अब इस लॉ को वो किस तरीके से समझाते हैं, ये बाकी सारे लॉ से बड़े ही प्रभावित थे, और खासकर जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि वो किस चीज को फील करा रहा था, वो इस बात को फील कराने पर तुला हुआ था कि हाँ एलिमेंट्स के अंदर वेरिएबल वैलेंसीज पॉसिबल हो सकते हैं। और उसी तरीका से ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ये इस बात को फील कराने की कोशिश करता है कि एटम्स, जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड वैलेंसी शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसने इस बात को किस तरीके से समझाया और क्या क्या बातें रखी। तो इससे पहले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अपन स्टार्ट करें, आइए इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट possesses the same ratio or the multiples of the weight with which they combines with one another। आप बोलोगे सर स्टेटमेंट तो आप पढ़ दिए लेकिन कुछ घुसा नहीं, कुछ भेजे में गया नहीं। आओ समझाते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझोगे ये लॉ थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है समझने में। आओ देखते हैं। आपको, आपके पास पहला बात इस लॉ को समझने के लिए टोटल कितने एटम्स होने चाहिए, टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, टोटल 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 एलिमेंट के एटम्स आपके पास होने चाहिए जो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हो। पहली बात, पहला कंडीशन क्या है, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए और उनका एटम्स आपस में रिएक्ट करता हो, ये कंडीशन होना चाहिए। आप बोलोगे सर हम हीलियम ले लेंगे, आर्गन ले लेंगे, तो आप उस कंडीशन में इस लॉ को नहीं लगा पाओगे। तो कंडीशंस क्लियर्ड होने चाहिए। जैसे एवोगैड्रो लॉ का कंडीशन क्लियर्ड है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, और उसके बाद भी गैसेस होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे लेकिन किसके, गैसेस के सेम होंगे। यह नहीं कि किसी का भी सेम हो जाएगा, सॉलिड को रख दो, लिक्विड को रख दो, सर वॉल्यूम सेम होगा। अरे ये बात नहीं है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, ये बात नहीं है।
सही। तो एवोगैड्रो का कंडीशंस भी याद होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और साथ में क्या, उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो उसी तरीके से इसने कहा कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और वो 3 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। देखिए आपके सामने जो एग्जांपल आया है वो कुछ उसी तरीका का आया है कि यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब बोला क्या कि जो 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स आप चुन सकते हैं, आपकी इच्छा करे तो कार्बन ऑक्सीजन ले लो, आपकी इच्छा करे कार्बन हाइड्रोजन ले लो, आपकी इच्छा करे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, आपको जो इच्छा करे आप उसी एग्जांपल को लेकर के इस चीज को समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो ये जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है इस लॉ में, वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास कौन हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो ये थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड वेट से कंबाइन होना चाहिए कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कार्बन का 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हाइड्रोजन भी कार्बन का कितने ग्राम के साथ कंबाइन होने चाहिए, 12 ग्राम के साथ ही कंबाइन होने चाहिए। अब ये संजोग है इस एग्जाम्पल में कि यहां पर इस कार्बन का जो वेट है वो कितना है, 12 ग्राम है। तो ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा, लेकिन कार्बन का किसके साथ, कार्बन का फिक्स्ड वेट के साथ। तो कार्बन जो मेरा थर्ड एलिमेंट है, उस थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड वेट के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यहां पर अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन जब कार्बन से रिएक्ट किया और CH4 बनाया जिसको अपन मीथेन कहते हैं, तो इस मीथेन में भी जो कार्बन का वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 ग्राम आ रहा है। तो देखो यहां पर भी 12 ग्राम, यहां पर भी 12 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन कार्बन से के 12 ग्राम के साथ रिएक्ट करके मीथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये भी कार्बन का 12 ग्राम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये लॉ ये बात कहता है कि अगर फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट है तो फिर आगे जो आप रेशियो निकालोगे किसका, वो 2 डिफरेंट एलिमेंट का, वो 2 डिफरेंट एलिमेंट का, वो 2 डिफरेंट एलिमेंट जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, ये तो फिक्स्ड वेट हो गया, तो ऐसे लिख लो CH4 CO2, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत जन को नहीं समझ में आता बेटा। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये 2 डिफरेंट एलिमेंट किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं बेटा, थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो आपको जो रेशियो निकालना है वेट का, वो किसका निकालना है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का निकालना है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 4, और एक का वेट कितना होता है, 1 ग्राम। तो 4 का कितना होगा, 4 एटम्स का 4 ग्राम। इस 2 एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम। तो यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2, तो यहां पर वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:8, 1:8 का रेशियो आ गया। लेकिन काम यहां समाप्त नहीं होता, फिर आगे इसने क्या कहा, possesses the same ratio or the multiples of weight which they combines with one another। तो अब हमको क्या करना है, इनका फिर से रेशियो निकालना, इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन किससे, जो वो आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं उस मॉलिक्यूल में। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल बना वो कौन सा मॉलिक्यूल बना, H2O। तो यहां पर जो H2O बना है, इस H2O में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर 2 ग्राम, यहां पर 16 ग्राम, डिवाइड 2, 1:8 का रेशियो आ जाएगा। और जो कि यहां पर 1:8 का रेशियो क्रिएट हो रहा है, तो ध्यान से देखो उसने यही कहा था, जो रेशियो आप यहां पर निकालोगे वो इसके बराबर आएगा, या तो बराबर आएगा या तो मल्टीपल्स आएगा। तो ये वाले एग्जांपल में ये बराबर है, इक्वल है। तो यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आइए इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। और वो और एक एग्जांपल क्या है, अब हमने जो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स लिया वो कौन कौन सा लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया है और सल्फर ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर 2 डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 1 और 2 किसको माने और थर्ड किसको माने। तो बताओ 1 और 2 किसको मानोगे। तो यहां पर कंडीशंस को थोड़ा सा पलट फेर करते हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो, उससे चीजें थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेटेड हो और उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को अगर तुम समझ लिए तो तुमको ये लॉ अपने आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब भी आपके सामने आए तो तुम हमेशा, अगर आपके पास ऑप्शन बन रहा है ऑटोमेटिकली किसी एक का फिक्स्ड मास आ रहा है, जैसे यहाँ पर कार्बन का 12 है, यहाँ पर भी कार्बन का 12 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 ग्राम है, यहाँ 2 ग्राम है, तो अलग अलग आ रहा है। तो आप हमेशा वो एलिमेंट को लेना जिसका फिक्स मास ऑलरेडी आ रहा हो, उससे सवाल बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर हम उसको बराबर बनाएंगे, फिक्स्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब यहां पर मैं एक ऐसा थर्ड एलिमेंट चुन रहा हूं जिसका मास फिक्स नहीं है। जैसे इसमें ये हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड हो जा रहा है, देखो सल्फर का भी मास फिक्स्ड हो जा रहा है, तो तुम थर्ड एलिमेंट या तो हाइड्रोजन को मान लो या तो सल्फर को मान लो, तो तुम आराम से प्रूफ कर पाओगे कि जो गिवन मॉलिक्यूल्स है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बड़े आसानी से बता दोगे। लेकिन मैं इस बार मैं उस एलिमेंट को ले रहा हूं जिसका मास पहले फिक्स्ड नहीं है, और वो एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। यहां फर्स्ट लिख लो, यहां सेकंड लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आइए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये थर्ड एलिमेंट का मास यहां पर कितना है 32 ग्राम, यहां पर कितना है 16 ग्राम, यहां हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे ऑक्सीजन का मास को, पहले फिक्स्ड करना पड़ेगा। जिसको आप थर्ड मानोगे उसका मास को फिक्स्ड करना पड़ेगा, यही लॉ कहता है, यही रिचर्ड साहब इस लॉ में समझाते हैं। तो जो ये थर्ड एलिमेंट है, इस थर्ड एलिमेंट का मास को फिक्स कैसे किया जाए। अब यहां तो 32 और यहां 16 है, तो इसको फिक्स कैसे किया जाता है वो समझो। इसको फिक्स करने के लिए अगर अपन इस 16 को 32 बना दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो या तो 32 को 16 बना दे, तो 16 को 32 बनाना थोड़ा सा आसान है। 16 को 32 बनाने के लिए 16 इंटू 2 कर लो, आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। तो अगर तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, अगर तुम किसी एक एटम को, किसी एक एलिमेंट के एटम को मल्टीप्लाई करते हो किसी एक मॉलिक्यूल में किसी नंबर से उसके वेट को, तो बाकी को भी करना पड़ेगा उसी रेशियो में, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, हमेशा जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपको दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, रटवाना नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना होगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फिर वो फॉलो नहीं करेगा, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो कि इसका एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 2 ग्राम आया, इस 2 ग्राम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया 4 ग्राम। ये मजेदार बातें हैं बेटा, यही तो फील दिलाता है एक एक पॉइंट को जब समझ में आता है आपको, तो है ना। अब देखो, क्या ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड हो गया, हाँ हो गया, हो गया। तो अब आप इस लॉ को लगा सकते हो। अब आपका काम क्या है, चेक करना कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो कैसे चेक करेंगे, जिसको फिक्स किए हो उससे बनने वाला 2 मॉलिक्यूल्स को आमने सामने लिख लो। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन सा है, SO2 is 2 H2O। अब H2O का तुमने 32 ग्राम कर दिया, याद रखना, और यहां पर 32 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। दिख रहा है तुमको 2, लेकिन हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके फिर सोच रहे हैं अपन। तो ये 32 है और ये भी कितना है 32 है, 32 ग्राम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 32 है, ये भी 32 हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम होता है। मैं फिर कह रहा हूं मैंने चेंज किया है ताकि मैं इसको दोनों मॉलिक्यूल्स के केस में फिक्स कर सकूं इनका वेट को। तो यहां पर भी 32 हो जाए और यहां पर भी 32 हो जाए। तो जो अब आप रेशियो निकालेंगे वो रेशियो इस मास का निकलेगा, 32 ग्राम इस टू 4 ग्राम का। तो 32 ग्राम इस टू 4 ग्राम का अगर आप रेशियो निकालते हो तो आंसर आता है 8:1। बोलो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आधा काम हो चुका है। और इसके बाद अब आपको फिर से रेशियो निकालना है, किसका, हाइड्रोजन एंड सल्फर का, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन एंड सल्फर का। तो यस, हाइड्रोजन एंड सल्फर का ही निकालना, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो निकालना। लेकिन अब कहां निकालना है, इसमें निकालना है क्या, नहीं, जो वो आपस में मिलकर बना रहे मॉलिक्यूल उसमें निकालना है। तो उसमें कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन एंड सल्फर का। यहां पर देख लेना, पहले तुमने किसको रखा, सल्फर को, यहां पर पहले, बाद में किसको रखा, हाइड्रोजन को। तो इसमें भी जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो वेट का रेशियो लिखोगे वो सल्फर का लिखोगे। तो सल्फर इस टू हाइड्रोजन का ही लिखना। तो यहाँ पर सल्फर कितना 1, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 32। हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। यहां पर फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फिक्स किसको करते हैं, थर्ड एलिमेंट को। तो यहां पर रेशियो निकाल दो तो क्या आ जाएगा 1:16।
अब आप बोलोगे सर ये तो सेम नहीं है, तो मैंने तो कहा ही है लॉ में कि वो सेम भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। और मल्टीपल अगर तुम इसको 16:1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8:1 का रेशियो आ जाएगा। 8:1 का रेशियो आ जाएगा। या फिर 8:1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16:1 आ जाएगा। तो जब भी आपको चेक करना हो तो ये सारे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझाने का क्या काम करता है? सर ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको समझ में आ गया कि अगर सवाल आएगा तो 4 नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात, आप एग्जाम के नंबर्स के लिए ना पढ़े, आप फील करें सब्जेक्ट को, नंबर अपने आप आ जाएंगे। नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, नंबर आ ही जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहां पर ये क्या सिखाने का काम किया? इतना लॉ पढ़ने के बाद, ये लॉ पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किस चीज को बताता है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिक्स्ड वैलेंसी के कंसेप्ट को बताता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिक्स्ड वैलेंसी के कंसेप्ट को समझाता है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो मल्टीपल या फिर सेम तभी हो सकते हैं उन एलिमेंट्स का अलग अलग कंपाउंड्स में जब उनका वैलेंसीज क्या हो, फिक्स्ड हो। तो इसीलिए ये क्या चीज को समझाता है, फिक्स्ड वैलेंसी के कंसेप्ट को बताता है। इसी के साथ आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना वो भी समाप्त होता है। सबसे दिक्कत वाला ये दोनों लॉ था, ये दोनों लॉ को समझना, फील करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो मैं हमेशा इस चीज को फील किया हूं, तो आप उस दिक्कत में ना फंसे, आपको ये चीजें आसान लगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉप टू बॉटम से लेकर के, टॉप टू बॉटम नहीं सॉरी, बॉटम टू टॉप तक आपको क्लैरिटी प्रोवाइड मैं कर सकूं हर एक चीज का। तो मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और खाली चैनल नहीं, हर एक वीडियो को शेयर किया करो यार। अपन जो नीट विजन का टीम है ये बड़े दमदारी के साथ, बड़े शानदार तरीके के साथ हर एक टीम मेंबर बहुत एफर्ट आपके लिए डाल रहा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर अपन कर सके। थैंक यू।